बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। परिंदे कैद हैं, तुम चहचहाहट चाहते हो, तुम्हें तो अच्छा खासा नफ्सियाती मसला है। ये कहाँ से ले आते हैं इतने प्यारा अंदाज, इतने प्यारे अल्फाज? कहाँ से आता है? आपके इर्द गिर्द से ही आता है। शायर भी एक इंसान होता है। शायर मुशाहिदे को बनाता है तजर्बा, गुर्बत पे शेर कहता है बेटा रईस का। एज अ प्रोफेशन आपने शायरी आप कर रहे हैं या साथ आप कुछ और भी कर रहे हैं? शायरी को एज अ प्रोफेशन मैं देख भी नहीं सकता, ना देखता हूँ। ये प्रोफेशन मेरा नहीं ख्याल कि हो भी सकती है। तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ। वाह 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 वाह। ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਏ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ। हाय 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 हाय। अस्सलाम वालेकुम। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनकी इंस्पिरेशनल कहानी, उनकी मोटिवेशनल कहानी आप तक पहुंचाते हैं। और कुछ ऐसे ख़ास गेस्ट होते हैं जिनके अल्फाज ही, वो कहते हैं ना कि अल्फाज ही याद रहते हैं, और वो जब उनके अल्फाज कहीं पे भी शायरी की सूरत में नज़र आते हैं तो वो अमर हो जाते हैं, वो कमाल कर देते हैं। और मैं आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मेरे बहुत ही पसंदीदा शायर हैं, और ये इस बात का इनको भी अंदाज़ा है, और मुझे इसलिए मेरे इर्द गिर्द दोस्तों को ज़्यादा इसलिए अंदाज़ा है क्योंकि मैं ये अशार अक्सर पढ़ता हूँ। इस पॉडकास्ट का आगाज़ भी इन्हीं अशार से करूँगा कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर नजमी भाई। कैसे हैं उमैर भाई? मैं ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। मुझे पहले लगता था ज़ाती मसला है, मैं फिर समझा मोहब्बत कायनाती मसला है। हमारा वसल भी था, इत्तफाकी मसला था, हमारा हिज्र भी है, हादिसाती मसला है। परिंदे कैद हैं, तुम चहचहाहट चाहते हो, तुम्हें तो अच्छा खासा नफ्सियाती मसला है। ये कहाँ से ले आते हैं इतने प्यारा अंदाज, इतने प्यारे अल्फाज को? आप कमाल कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। कहाँ से आता है? आपके इर्द गिर्द से ही आता है। शायर भी एक इंसान होता है, अपने एक जहाँ रह रहा है, माशरे में है, दोस्त हैं, लोग हैं आसपास, चीज़ें देखता है। और मेरा एक शेर है कि शायर मुशाहिदे को बनाता है तजर्बा, शायर मुशाहिदे को बनाता है तजर्बा, गुर्बत पे शेर कहता है बेटा रईस का। वाह वाह वाह। तो इट डजंट मीन कि आप कहाँ हैं, आप क्या हैं। आप जो महसूस करते हैं, बाज़ों का आप दूसरे की जगह जाकर महसूस करते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो वो कहते हैं। तो ये सारी बातें वही हैं जो हो सकता है कि मुझ पर ना गुजरी हूँ, हो सकता है मैंने कभी हिज्र ना चखा हो सकता है मेरे साथ कभी ऐसा हादसा ना हुआ हो, लेकिन मैं किसी को मैंने देखा हो इस कर्ब से गुजरते हुए, तो मैंने उस पर कह दिया। तो ये मुशाहिदा होता है, मुताला होता है, और फिर आपका ज़ाहिर बात है मश्क होती है, कुछ ना कुछ जो आप शेर कहते हैं, तो फिर ये चीज़ें आपके ऑटोमेटिकली हिस्सा बन जाती है ज़ात का। उमैर भाई, बहुत सी हमने बातें करनी, और वो टिपिकल बातें, कब शुरू हुआ, क्या हुआ, वो आप हर जगह बात कर चुके हैं। और मैं चाहूँगा कि हम इस पॉडकास्ट के जो सबसे पहले आगाज़ में बात करें, और वो बड़ी अचीवमेंट है ना सिर्फ उमैर भाई के लिए अपने हिसाब से, बल्कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इन्होंने अपने अल्फाज से, अपनी शायरी से। और पड़ोसी मुल्क में एक बड़ी फीचर मूवी आई गुस्ताख इश्क के नाम से, जो अभी रिसेंटली नवंबर दिसंबर में आई थी। विजय वर्मा और नसीरुद्दीन शाह थे उसमें, और उसमें नसीरुद्दीन शाह भी एक लेजेंड शायर बने थे। जी जी। और विजय वर्मा अपकमिंग शायर थे, नोआमूज और उस्ताद शायर। हाँ। और दोनों ने जो शायरी इस्तेमाल की है, सही कहना है, शायरी जो इसमें हुई है वो उमैर भाई की हुई है। तो उमैर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं वो कौन कौन से अशार थे, आप सुनेंगे भी, और आपको अप्रोच कैसे किया गया, कुछ पैसे वैसे मिले उस चीज़ के? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो ये सवाल करने के लिए, क्योंकि ये पहली बार मुझसे सवाल किया गया है, और आपने शायद देखी भी है फिर मूवी, इसलिए शायद बिल्कुल कर रहे हैं। तो सब वो इतनी रील्स वायरल हैं, वो समझ नहीं आती कि उस वजह से हुई है, उमैर नजमी की वजह से हुई है। बस वो मिलजुला के अब जिस अदाकार ने गालिब का किरदार अदा किया हो, वो जब शेर पढ़ता तो फिर लोग वैसे सुनते कि क्या कह रहे हैं। तो विभू पुरी साहब डायरेक्टर थे उस मूवी के, और उनके क्रेडिट पहले भी बड़ी अच्छी मूवीज़ हैं। उन्होंने मुझसे रब्ता किया था कोई 2023 में कि हम ये आपके कुछ अशार इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आपकी इजाज़त है। हमने बाकायदा फिर उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजा मूवी का, ये इसमें कैरेक्टर्स हैं, इसमें ये आपके वो अशार इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अगर आपका कोई मशवरा हो तो। मैंने फिर उसमें कुछ अशार बताया भी कि ये इसकी जगह ये कर लें, उन्होंने वो कबूल किया, तो उसमें वो अशार आए। तो उसमें एक तो आपने पढ़ दिए 2 अशार, बिछड़ गए
आप प्लीज आपके अंदाज से लोग सुनना चाहते हैं। विजय वर्मा के ऊपर जो उसने दो मकामात पर पढ़े हैं वो हैं कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, वाह, और नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है। अब ये बिछड़ने के बाद का बात, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। कमाल, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। दूसरा जो उन्होंने पढ़े थे दो अशार वो थे कि है कोई जिससे तेरी यारी ना हो, है कोई जिससे तेरी यारी ना हो, आदमी इतना भी बाजारी ना हो, और मुझसे भी होकर वो आगे बढ़ चुका, दोस्त बच के अब तेरी बारी ना हो। हाय 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 हाय, क्या बात, क्या कहने। नसीरुद्दीन शाह साहब ने जो पढ़े थे वो थे कि बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बचा है तुझ में जो मेरा हिस्सा निकालना है, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। तो ये कुल मिलाकर कितने 4 अशार बन गए। वाह, तो क्या फीलिंग थी। और ऑब्वियसली आपको अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड आपको बड़ा सराहा जाता है। लेकिन ऑब्वियसली हम सब के जहन में बॉलीवुड का, एक पड़ोसी मुल्क की मूवीज़ का एक बड़ा शौक रखते हैं लोग, देखते हैं। तो जब पहली दफ़ा अप्रोच किया गया तो ऐसा नहीं लगा यार ये फेक अकाउंट, ये ऐसे? नहीं, एक्चुअली उन्होंने एक दोस्त के थ्रू रब्ता किया था जो पहले से पड़ोसी मुल्क में मेरे कुछ शायर दोस्त भी हैं, उनके थ्रू रब्ता हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे बात करना चाहते हैं, एक प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। तो मैंने उनसे बात की, फिर वो सारा कुछ उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेज दिया ना, स्क्रिप्ट में तो सारा कुछ, मैंने कहा इतनी मेहनत कोई बंदा फ्रॉड के लिए तो नहीं करेगा। तो वो मैंने खैर वो 3-4 दिन लगा के स्क्रिप्ट पूरा पढ़ा कि क्या है उसमें, अशार मेरे सही लगेंगे या फिर मुझे लगा कि इसमें होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक उस्ताद शायर है, एक नवामूज शायर है, पूरी फिल्म उनकी केमिस्ट्री पे है। और मुझे लगा कि ये इससे अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म, और फिर नसीरुद्दीन शाह साहब और विजय वर्मा जैसे सलाहियत अदाकार हों उसमें, तो वो आपके शेर भी पढ़ रहे हो, मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। और हम जो भी बात करें इसमें कोई दो राय नहीं है कि बॉलीवुड जो है इस वक्त एक ग्लोबल उसकी रीच है, वहाँ पे जो भी आपकी चीज़ जाएगी वो ग्लोबली, नेटफ्लिक्स पे मतलब ये मूवी पड़ी हुई है, तो जो भी देख रहा है उसको सबटाइटल्स में, इवन आपके अशार भी सबटाइटल्स में सब पढ़ रहे हैं कि क्या कहा गया है। फिर उसमें उन्होंने ज़ाहिर बात है मुझे क्रेडिट भी दिया, जो कि कुछ ये बड़ी बात है। ये इसलिए बात करना भी ज़रूरी है, और स्पेशली मैं पॉडकास्ट के स्टार्ट में इसलिए बात करना चाह रहा था, वरना आजकल ये AI चैट GPT के दौर में, और जहाँ पे गाने कॉपी हो जाते हैं, पूरी पूरी धुनें उठा ली जाती हैं, कोई पूछ भी नहीं सकता क्योंकि किसी को पता ही नहीं है क्या है। लेकिन ये बड़ी बात है कि उन्होंने अप्रोच किया, तो पैसे वैसे टिका के करोड़ों में मिल गए। देखिए मेरे लिए जहाँ तक बात है, अगर वो मुझे पैसे ना भी देते तो मेरे लिए यही बहुत था कि मेरा नाम गुलजार साहब जैसे शायर के साथ आ रहा है, लिरिसिस्ट जैसे वो आता है कि इसमें किस किस की शायरी इस्तेमाल हुई है, क्योंकि इसमें गुलजार साहब के भी चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, यानी आपकी और गुलजार साहब की शायद। तो आपने बचपन से एक आदमी को आइडलाइज किया है कि गालिब फिल्म बनाई है उन्होंने, उसमें उन्होंने कैसा कमाल, हमें गालिब का पूरा एक किरदार दे दिया। हमारे जहन में तो उनका ही इमेज है, जब भी गालिब का नाम आता है आपके जहन में नसीरुद्दीन शाह साहब का आता है, और फिर वो जैसे उन्होंने सारा कुछ किया है। तो गुलजार का नाम बचपन से आप स्क्रीन पर देखते आ रहे हैं, और एक दिन आप देखेंगे उसके नीचे आपका नाम लिखा हुआ है, तो ये क्रेडिट मेरे लिए बड़ी बात थी। लेकिन आपके उस बात का जवाब कि जी पैसे भी, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था उसके मुताबिक जितने भी बनते थे वो ऑब्वियसली उन्होंने दिए। और आप वाली दूसरी बात कि उनका कुछ नहीं जाना था, अगर वो ना भी करते, वो शेर ले लेते, पढ़ देते। जैसे आपने कहा कि गाने भी काफ़ी चीज़ें चली जाती हैं, कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन ये उनका बड़ापन था कि उन्होंने पहले रब्ता किया, इजाज़त ली, मुझे स्क्रिप्ट पढ़वाया और मुझे शामिल रखा उस पूरे प्रोसेस में। तो फिर इसलिए मेरे ख्याल में बड़ा वो, क्योंकि काम खलूस से हो रहा था तो अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और इस पे मैं ये भी चाहूँगा आप इस पे भी रोशनी डालें, क्योंकि कॉपीराइट्स का ज़माना है और अब हर चीज़ पे कॉपीराइट, और वो ऐसा सिलसिला हो जाता है कि कोई भी स्ट्राइक मार सकता है कि ये हो गया जी, ये मेरी चीज़ उठाई। ये कितना अच्छी पेशरफ्त है शायरी के लिए भी कि हम बचपन में सुनते थे उनका शेर उसने उठा लिया, उसका शेर किसी ने पढ़ दिया। अभी रिसेंटली अनवर मसूद साहब की भी शायरी किसी शायरा ने पढ़ दी थी, वो काफ़ी वायरल हो रहा है। हाँ, तो ये बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। और कॉपीराइट का कानून होना एक और बात है, उस पर अमल दरामद होना एक और बात है। बहुत कम अमल दरामद होता है, चीज़ें आपको, अच्छा बाज़ औक़ात आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी चीज़ इस्तेमाल हो चुकी हुई है, अब सालों बाद पता लगता है जब तक वो फैल चुकी होती है किसी और नाम से। तो अच्छा, इसलिए मैंने एक और सवाल का जवाब जो आप शायद नहीं भी करेंगे तो उसका जवाब दे देता हूँ। कई लोग पूछते हैं कि आपने गज़लें पोस्ट करना क्यों छोड़ दी हैं? मेरा आगे सवाल था ये। हाँ। गज़लें पोस्ट करना इसलिए छोड़ दी क्योंकि जब आप गज़ल पोस्ट कर देते हैं ना, एक वो रिटन फॉर्म में आपने चीज़ दे दी है,
तो अगले आदमी को पूरा टाइम मिलता है उसके ऊपर अच्छी तरह से अपनी कारीगरी करने का। मैंने 2023 में शायद लास्ट कोई चीज़ पोस्ट की होगी। उसके बाद सिर्फ ये है कि जो मेरे फेस के साथ रील या किसी वीडियो फॉर्म में चीज़ आ जाए, ताकि एक सबूत हो कि भाई ये इस आदमी की चीज़ें हैं। वरना बहुत सारा मिलता जुलता माल 2-3 दिन में या क्या उसे कहते हैं आजकल की जेन जी टर्म में, टेमू वर्जन आ जाता है उसका। सही बात। लेकिन बहुत ये सारी एआई भी तो एक आ गई है ना, हम पे एक जी। बला आ गई है कि जो आपकी ही शक्ल होगी, आवाज़ में कुछ भी शायरी पढ़ रहे होंगे, तो ये भी वो भी है। उसी भी मेरे ख्याल में बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म का हमें लिटिगेशन या जैसे लेजिस्लेशन की ज़रूरत है कि उस पर कोई अभी से कानून बना लिया जाए। वरना तो हम देख रहे हैं तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं, बहुत सारी फेक ऑडियोज़ के साथ चल रही हैं। तो लेकिन इस पे कंट्रोल करना, हमारा वैसे भी मुल्क थोड़ा सा अभी टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस नहीं है कि हम कर सकें। तो आपके किसी और सवाल का जवाब देने से पहले मैं चाहूँगा कि आप वो सवाल मुझसे खुद कर लें, फिर मैं उसका जवाब दूँगा। इसका जवाब आएगा आगे। सही है, सही है। अच्छा, और ये जो चैट जीपीटी पे हम देखते हैं कि बहुत चीज़ें चैट जीपीटी ने आसान की हैं और हम सब कहीं ना कहीं उसको यूज़ करते हैं, बड़ी चीज़ें वो रिफ़ाइन कर देते हैं। लेकिन क्या शायरी भी चैट जीपीटी उस लेवल की कर लेगा जितनी उमैर नजमी कर सकते हैं या कोई और शोरा कर सकते हैं, या उसमें वो इमोशन नहीं है? मैं नहीं मानता इस बात को कि कभी चैट जीपीटी बहुत रिफाइन होकर भी उस तरह का कोई उस तरह की चीज़, कोई उस तरह का मिसरा कह सके जिस तरह का एक हम जीते जागते इंसान कहते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कुछ लोग पोस्ट करते रहते हैं गज़लें और बाकायदा ऊपर बताते हैं कि हमने एआई से जनरेट करवाई है, देखें कैसा मीटर में होती है, हर चीज़ होती है। लेकिन मैं समझता हूँ शेर में एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप डिफ़ाइन नहीं कर पाते, वो उसकी शरीयत होती है। वो जो असर तासुर उसका एक होता है ना, जो आप पे असर करता है लेकिन आप बता नहीं पा रहे होते ये इसमें ये क्या चीज़ है जो मुझे मुतासिर कर रही है। वो शरीयत होती है और वो एक इंसान के पास ही हो सकती है, क्योंकि आप और मैं भी बात कर रहे हैं, हम थ्रू आउट एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। हमारे पास जो 5-6 बुनियादी जिन्हें कहा जाता है जज्बात, वो हम हर वक्त उससे गुजर रहे हैं। चैट जीपीटी जो भी है, बहरहाल एक अभी तक वो एक एल्गोरिदम ही है। तो वो इतनी जल्दी और इतनी पुरतासीर तरीके से उन जज्बात को मेरा नहीं ख्याल के पहुंचा पाएगी। अगर वो अडॉप्ट कर भी ले, बहुत करीब भी आ जाए, फिर भी मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ ऐसा कोई एक उनसर ऐसा होगा जो इंसान अगर कोई उसके मुकाबले में मिसरा कहेगा तो वो लोगों को पता लग जाएगा कि ये एआई का है और ये। और अभी भी हाँ लगता है पता, लेकिन बहुत से लोगों की ये भी राय है ना कि अभी इनिशियल स्टेज पे है, 5 साल बाद ये मजीद रिफाइन हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली चैट जीपीटी ने वो ठोकरें नहीं खाई जो लोकल शायर खाता है। चैट जीपीटी सिर्फ इवॉल्व नहीं कर रहा ना, इंसान भी कर रहा है। तो 5 साल बाद अगर चैट जीपीटी रिफाइन हो चुका होगा तो आप देखिए शायरी कहाँ जा चुकी होगी। जो एक जीता जाता इंसान जिन तजुर्बात से गुजर रहा होगा, वो क्या मिसरा कह रहा होगा आज से 5 साल बाद। मैं तो यही सोचता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि उन कभी तकाबुल हो पाएगा। मतलब पता लग जाएगा कि ये एक किसी बेजान चीज़ से आई हुई शायरी है और एक जानदार एक इंसान ने तो शायर ने कहा है, तो फ़र्क तो होगा। तो आपको नहीं लगता इस दौर में या आने वाले वक्त के लिए शायरी की किताब आना, अपनी बुक शाया करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि यार कुछ तो था जो ये मेरे पास? एग्जैक्टली मैं यही कहने वही आपके सवाल का जवाब कि इस सारी जो एआई की इतनी वो हो रही है, एडवांसमेंट हो गई है और हम देख रहे हैं कि हर चीज़ तकरीबन एआई पे आ गई है। सिर्फ शायरी की बात नहीं कर रहा, मेरे ख्याल में आज से 5-1 साल बाद हर चीज़ हार्ड फॉर्म में जिसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई है बहुत ज़रूरी हो जाएगी ऑथेंटिकेट करने के लिए कि ये बेसिकली किसकी है या इसका मालिक कौन है। इंटेलेक्चुअल थेफ्ट की खास तौर पर बात करूँगा कि अगर कहीं भी कोई मसाइल होंगे तो लोग फिर क्योंकि इवन आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी हर चीज़ ऑल्टर हो सकती है विद एआई, हर चीज़ को वो कर सकती है ओवरलैप। लेकिन आपके पास अगर हार्ड फॉर्म है ये उसकी पहुँच से बाहर है। आप कल कला अगर जैसे मेरी किताब है, मैं कल दिखा दूंगा, देखो यार ये तो फलां सन में छपी हुई, इसमें ये और उसका डिजिटल फुटस्टेप भी हो कहीं, यानी वही किताब जो आपकी आए शाया हो। डिजिटल फुटस्टेप कैन आल्सो बी अल्टर्ड विद एआई। अब वहाँ तक जाएं। एआई एक दौर में इतना कितने जाइए मतलब जहाँ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चीज़ पड़ी है वो सब ऑल्टर हो सकता है, क्योंकि वो सब एआई की जद में आ सकता है। ये एआई इस तक नहीं पहुँच सकता, कागज़ तक नहीं आ पाएगी। तो आपकी किताब कब आ रही है, इससे पहले कि हम? मेरी किताब आ चुकी है 2023 में एक के नाम से। अच्छा जी, एक और बुक पे भी काम जी वो मैंने बताया था बिल्कुल आपसे, वो मेरी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी। मैं अगली की बात कर रहा हूँ, अब दूसरी नहीं उसका नाम भी और है, और वो मेरी कोरोना के दिनों की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो उसमें होंगी, तो वो उसका भी नाम मैंने भी फाइनलाइज करना है और वो चीज़ें अभी मैंने कंपाइल कर ली हैं। इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक या अगले साल के स्टार्ट में वो भी आ जाएगी। तो आपके ख्याल में जो आजकल एक ट्रेंड है, मोस्टली शोरा, आपने भी
जिस तरह अपनी किताब का बताया 2023 में, लोग इस तरफ क्यों नहीं सोच रहे कि किताबों की रोनुमाई होना क्यों ख़त्म हो गई है? हम अब शोरा को, नो डाउट शोरा ने यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस में एक कॉन्सर्ट्स की जगह ले ली है, लेकिन वही बात कि किताबों की रोनुमाई हम सुनते थे कि किसी की किताब है, वो आना बंद क्यों हो गई ओवरऑल? इस पे दो बातें। पहली बात तो ये कही जाती है कि किताबों का दौर नहीं रहा, लोग किताबें लेते नहीं हैं। किताब सर कहीं हम भी तो पढ़ी वो वाले होगी। हैं जो किताब की खुशबू के दीवाने हैं, बिल्कुल, किताब खोलने का बिल्कुल, बिल्कुल, इंतजार करते हैं। बिल्कुल। अपनी मतलब हम सारा कुछ अगर जेब खर्च भी बचपन में ज़्यादातर इन चीज़ों पे इस्तेमाल होता था। तो किताब पढ़ने वाले आज भी मौजूद हैं। मवाद वैसा आप दे रहे हैं कि नहीं जो आजकल की नस्ल को एंगेज करता है कि नहीं, वो डिपेंड करता है। अब मेरी किताब आई थी, मेरा ख्याल बहुत जल्दी, मेरी उम्मीद से बहुत जल्दी वो सेल हो गई थी, लोगों ने ले ली थी। उसका मेरा भी हालांकि सेकंड एडिशन भी इतनी डिमांड है, लेकिन मैं नहीं ला पाया। मैं चाहता हूँ उसमें कुछ और चीज़ें आएँ, फिर उसका सेकंड एडिशन दूँ। एडिशन का मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ नया हो, कुछ ना कुछ एक आधी चीज़ कोई, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसमें हो। तो किताब बिकना तो मेरे ख्याल में ज़रूरी भी है। और कम क्यों हो गया है, ये दूसरा सवाल है। वो ये है कि इसमें दो मेरे ख्याल में चीज़ें ज़्यादा कारआमद हुई, कार फरमा हैं। कुछ शोरा जिनको छपना नहीं चाहिए था, उन्होंने अपने पल्ले से किताबें छापी और वो मार्केट में फेंकी। तो लोगों ने कहा अगर किताब यही है तो हम फिर इससे तो अच्छा ना ही हो। जैसे आपने देखा वेस्ट में बड़ा एक सिलेक्टेड किस्म का वो होता है कि पब्लिशर्स बड़े होते हैं, वो आपकी किताब खुद सेलेक्ट करते हैं कि हम छापेंगे या नहीं छापेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर आपको पैसे मिलते हैं। आजकल जो कहते हैं ना कि जो मुसन्निफिन को मिलता कुछ नहीं है, भाई जैसी किताबें आ रही हैं क्या मिलेगा, ऐसे ही बिकेंगे तो कुछ मिलेगा ना। और जो आप बेचना चाह रहे हैं वो नहीं। नॉवेल्स बिकते हैं, मैंने मतलब बहुत सारे आजकल के ऐसे नाम हैं जो मैं ले सकता हूँ कि जिनके नॉवेल्स बिकते हैं, जिनकी किताबें आज तक बिक रही हैं। तारड़ साहब आज तक बिक रहे हैं। उमैर अहमद के नॉवल जो हमने 2003-4 में हम देखा था कि जी पहली बार आया, और अब आज तक बिक रहे हैं। कुछ नाम है, बानो कुदसिया, इशफाक अहमद, आप ये साहब आप भी क्या वो जेन जी जिसकी अब नेक्स्ट ये मेरा अगला पॉइंट था। अब वो उस जनरेशन की जो है वो आज तक लोग उनको पढ़ते आ रहे हैं और वो उनकी हर चीज़ क्या कहते हैं वो आज तक बिक रही है। तो इस नस्ल के साथ जुड़ने के लिए इनकी ज़बान में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों ने उस दौर में उस ज़बान में बात की थी। तो आज अगर आप फ़ारसी तराकीब और अरबी तराकीब के साथ अगर शेर कहना चाहेंगे, मज़ायका कोई नहीं है। लेकिन जिस नस्ल से आप मुखातिब हैं या जिनको बात पहुंचाना चाह रहे हैं, अगर वो समझ ही नहीं पा रहे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, वाइब नहीं है उनके, वो एग्जैक्टली ये वाइब नहीं आ रही, एस्थेटिक नहीं है उसमें। तो हम कोशिश यही होती है कि मिसरा, अब मैं शायरी की बात करूँगा कि मिसरा जितना भी नसर के और जितना सादा हो सके, ताकि शेर का सबसे बड़ा काम यह है कि वह ब्लाग हो, सब पहुँचने तक, अगले के दिल तक पहुँचे और याद हो जाए उसको कि यार ये बात की। तो वो पढ़ा भी जाएगा और उसको ख़रीदा भी जाएगा और उसको हर जगह पर सराहा भी जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में कमी है, जब भी पूरी हो जाएगी तो ये। बाकी किताब छापना एक दिलेरी का काम होता है, क्योंकि वो काम फिर आप हटा नहीं सकते। वो आपने एक बार छाप दी, वो आपके नाम से रहती दुनिया तक वो रहेगा। तो वो कई लोगों में ये हिम्मत नहीं होती। आप हिम्मत कर सकते हैं। मैंने हिम्मत कर ली, पता नहीं उसका क्या बनता है कि वक्त फैसला करता है ना, कि उस किसी दौर में बहुत सारे शुरा होते हैं, बहुत सारी आवाज़ें होती हैं। मुनीर साहब के दौर में, फैज़ साहब के दौर में, फराज साहब के दौर में बहुत सारे शुरा होंगे, लेकिन उनमें से 3-4 गिनती के आगे आ सके जो आज की नस्ल, आजकल के लोग जिनको पता है कि वो शायर थे उस दौर के। अगर आप 60s 70s 80s अब बाकायदा 3-4 नाम उंगलियों पे ले सकते हैं कि ये शायर थे, बाकी सारे वक्त ने गुम कर दिए। हमारे दौर में भी ऐसा ही होगा आज से 20-25 साल बाद, कि 3 से 4 आवाज़ें रह जाएंगी। वो किसी की भी हो सकती हैं, हो सकता है जो आजकल बहुत मंजर आम पे हों वो कल उनको कोई उनका नाम भी ना जानता हो। तो ये एक फ़र्क पड़ता है। बाकी उमर भाई 2-3 बातें आज के शायर से रिलेटेड उसमें ये है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उमैर नजमी से बात करूँ। मैं एक ऐसे शायर से बात कर रहा हूँ जो शोरा में और रिनाउंड शोरा में है और लोग पसंद करते हैं। आजकल की शायरी में, और हम जब माजी की शायरी, जब जिस तरह आज भी लोग जॉन एलिया को बहुत पसंद करते हैं, और मुझे लगता है जॉन एलिया की शायरी उनकी वफ़ात के बाद ज़्यादा हिट हुई। जेन जी में आज भी जॉन एलिया बहुत ज़्यादा, सब कॉन्टिनेंट के पहले वायरल शायर वो हैं। यस तो आज का शायर डिफरेंट है, पैसे भी ज़्यादा कमा रहा है, मुख्तलिफ इंटरनेशनल टूर्स भी करता है और दाद भी बड़ी मिलती है। लेकिन हमारे जहन में, जो हमारी 90s की जनरेशन है, उसके जहन में तो था कि शायर एक बड़ा कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजारता है, बसों में धक्के खा रहा है। तो वो वाली शायरी आज कैसे डिपिक्ट हो सकती है? सबसे पहले तो ये बड़ा मगालता है कि शायर हमेशा से कस्म पुरसी की हालत में रहा है। आप हमारे सामने असल में जो शुरा का हमेशा से एक इमेज बनाया गया है, जो तासुर दिया गया है ना, वो ये था कि कस्म पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं, या लोगों को शायद हमदर्दी ऐसे कैरेक्टर से होती है तो वो सामने ज़्यादा आ जाते हैं। आप जैसे मैंने अभी नाम लिए हैं, आप क्या फैज़ कस्म पुरसी की ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, फराज ने,
इवन जॉन साहब ने, कसम पुरसी, तो किसी इनमें से आप किसी को ये तो नहीं कह सकते कि वो बड़े हैंड टू माउथ थे, सारे माशाल्लाह खाते पीते लोग थे। इकबाल, अच्छा गालिब ये तो को बड़े भी नाम है ना जो हम नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर हम अपने जिनको हम सूफी शुअरा कहते हैं, सुनने में लगता है पता नहीं वो क्या किसी कुटिया में रहते होंगे, झोंपड़ी में रहते होंगे, ज़मींदार थे सारे। ये बाबा बुल्ले शाह, जितने अब नेम आपको बताऊंगा, इनकी कितनी ज़मीनें थी आज तक हैं। बाबा फरीद हमारे यहाँ, उनके अभी तक एकड़ों का फैसला नहीं हुआ कितने एकड़ उनके पास। तो ये सारे खाते पीते लोग थे। और बीच में कुछ ऐसे लोग भी थे जो कसम पुरसे की ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन मेरे ख्याल में कसम पुरसे की ज़िंदगी गुजारना एक ज़ाती चॉइस होती है। ज़िंदगी आपको मौका तो देती है कि आप किसी तरह भी आप उसको कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप और मैं दो शायर हैं, आपको भी एक मुशायरे का लेट से 10 मिला है, 10,000 फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मुझे भी 10 मिला है। मैंने उससे अच्छे कपड़े ले लिए, उससे कोई अच्छी खाना खा लिया कहीं, वो मेरा फैसला, मैंने अच्छी किताब ले ली। आपने उससे 2 बोतलें ले ली कहीं और आपने ना कपड़े खरीदे ना कहीं, और आपने कहा मेरे लिए ये ज़रूरी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रायोरिटीज़ मैटर करती हैं उसमें। आपने दिखाना क्या है, कुछ लोग दिखाना भी यही चाह रहे होते हैं कि यार लोग हमें शायद तवज्जो जो है ना उनकी हमसे हट ना जाए कहीं, कि इनको लगे ये तो बड़ा खुश है उनको उदास और हाँ वो एक वाइब में रहना। तो ये फ़र्क पड़ता है। मैं इन बातों में नहीं मानता। आपका कलाम एज अ प्रोफेशन आपने शायरी आप कर रहे हैं या साथ आप कुछ और भी कर रहे हैं? नहीं, शायरी को एज अ प्रोफेशन मैं देख भी नहीं सकता, ना देखता हूँ। ये प्रोफेशन मेरा नहीं ख्याल कि हो भी सकती है। प्रोफेशन होता है कि जिसमें आप कमाने के लिए किसी भी हद तक या कुछ भी कर सकते हो, जिसमें आपने बाकायदा मेहनत करके, ये तो एक अता का मामला है ना, किसी को मिलती किसी को नहीं मिलती। तो अपना अगर आपने जो आप कहना चाहते हैं वही कहना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम आजकल के दौर में एक और हो, ताकि आप अपने मयार से नीचे ना सकें। देखें, अगर इसको आप प्रोडक्ट, वो ज़रूरत पूरी करेगा ये ख्वाहिश पूरी कर, ये मेरी, आप कह लें ये मेरा पैशन है। प्रोफेशन मेरा और है, मैं बेसिकली एक इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन, और काम भी मेरा उससे रिलेटेड है। लेकिन अब क्योंकि मुशायरे वगैरह इवेंट्स इतने होते हैं कि वो भी काम चला रहे हैं, मैनेज करना पड़ता है। तो आप इर्द गिर्द जब मैं दीगर शोरा को देखता हूँ, बहुत अच्छे नाम हैं, बड़ी अच्छी शायरी कर रहे हैं सभी, लेकिन उनका एक ख़ास एक अंदाज़ है। कोई मैं किसी का नाम नहीं लेता और सब बहुत काबिल एहतराम, लेकिन सब ने एक ख़ास एक लुक बनाया हुआ है या एक ख़ास अंदाज़ बनाया हुआ है। आपको मेरे जहन में था कि आप भी किसी लुक में आएंगे, लेकिन आप बड़े, उस दिन मैंने शो में भी देख रहा था आपको, आप टी शर्ट जीन्स में और बड़ा कूल वाला सिलसिला है। क्यों आपने वो शायराना हुलिया क्यों नहीं अपनाया? मेरा ख्वाहिश है कि मुझे मेरे कलाम से पहचाना जाए। मैंने किताब भी इसीलिए लेके आया हूँ कि किताब पता क्या होती है, आपके कोई भी खोलेगा किताब, उसके सामने सिर्फ आपके लफ्ज़ होंगे, आप नहीं होंगे। वो अगर उस पर असर कर रही है ना, फिर आपकी शायरी है। अगर उसमें आपका शख्सियत भी आ रही है, जिसे ऑरा आजकल कहते हैं, आपका ऑरा है, आप स्टेज पे, आप जेन ज़ी को समझ गए बॉडी लैंग्वेज आपकी है, आपका एक लुक है खास, जैसे आपने कहा, ये सारी चीज़ें मिला के अगर कोई आपको देख रहा है तो उसमें शायरी शायद कहीं सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि मुझे आम इंसान की तरह लोग परसीव करें कि ये तो यार हमारे तरह कोई उठ के लड़का सा आगे पढ़ना, लेकिन ये शेर सुने फिर उनको अंदाज़ा हो कि ये शायर, फिर वो तवज्जो भी करेंगे कि कहने क्या है। क्योंकि कुछ लोग तो जब स्टेज पे आते हैं तो पता लग जाता है यार ये शेर सुनाने आएंगे और क्या करना है। आप टेलीविजन प्रोग्राम्स में देखते होंगे अमूमन, अगर ड्रामाज में, मूवीज़ में अगर किसी को शायर बनाना है तो वही एक ख़ास हुलिया है। 2-3 चीज़ें हैं कि वो कुर्ता पजामा, तंग पजामा, खुला कुर्ता, वेस्ट कोट, मुंह में पान या टोपी होगी या बाल पूरा, जिसको अटायर कहते हैं, एक अटायर कहते हैं, पूरा एक हमारा एक तासुर शायर का वो बना हुआ है, जिसको एक कह लें कि मुआशरे का उज़्वे मुअत्तल कहना चाहिए कि वो किसी काम का नहीं है, तो इसको इस काम पे मतलब उसने चूज़ कर लिया। मैं चाहता हूँ कि शायर की जो है ना पहचान वो उसके कलाम से हो, अपनी पर्सनल ज़िंदगी में जो भी कर रहा हो। और हाँ, दूसरी बात ये है, अगर आप, मैंने कई शोरा को सुना आजकल कि अपने को कहते हैं कि शायरी को सेलिब्रिटी का स्टेटस मिल गया, तो फिर लुक लाइक अ सेलिब्रिटी। मेरे ख्याल में आपकी जो साथ आपकी ये एक शौक है जिसकी वजह से आपने इसको अपने ऊपर उस तरह हावी नहीं किया। हावी है, मैं कह रहा हूँ पैशन प्रोफेशन से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि वो आपका आप दिल से वो कर रहे होते हैं। प्रोफेशन तो ये होता है ना कि आप चाहे दिल से भी नहीं कर, लेकिन आपने ख़ास किसी फील्ड में करियर बनाना है, आप लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये वो काम है जो आप दिल से कर रहे हैं, आपको इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है सच। आप जितना भी टाइम देते हैं शायरी को, वो आपका मतलब बड़ा अच्छा और खुशगवार वक्त होता है। आई डाउट कि मैं आपके बारे में ये कह सकता हूँ कि पैशन भी कोई आपको मिल जाए, वही आपका काम बन जाए तो बड़ी अच्छी वो तो फिर मज़ेदार हो जाता है। अच्छा, इस बात पे मैं वापस
उस फीचर मूवी पे जाऊंगा जिसमें नेटफ्लिक्स पे ये फीचर मूवी मौजूद भी है, गुस्ताख इश्क के नाम से। क्या इसको क्या समझा जाए कि एक तो मैं इस पे गीत निगार, नगमा निगार वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करना चाहता हूँ। उमैर नजमी को पाकिस्तानी फिल्म साजों ने क्यों नहीं अभी तक अप्रोच किया, या देर कर दी, या इन लोगों तक शायरी आपकी पहुंच गई? आपकी शायरी पाकिस्तानी मूवीज़ में, पाकिस्तानी ड्रामाज, OSTs में क्यों नहीं अभी तक आई, या अगर आई है तो आप हमारे एज सच OST या वो तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने चीज़ें गाई हैं। मोहसिन अब्बास हैदर ने मेरा यही वाली बिछड़ गए वाली गज़ल गाई थी, वो भी 3-4 साल हो गए हैं उसको भी। बात यह है कि मेरे ख्याल में प्रॉपर स्टेज जिस तरह पाकिस्तानी जी, मूवी हो, ड्रामा हो, आपने कोई लेटेस्ट पाकिस्तानी मूवी देखी है? सर वैसे तो क्योंकि हमें दावत आती रहती है, कहीं ना कहीं जाते नहीं रहते हैं। नहीं देखी होगी, हाँ, कम देखते हैं कम ना। ही देखते हैं। तो मूवीज़ देखने वाले जो लोग हैं वो बता सकते हैं बेहतर कि जैसी लिरिक्स वहाँ पे होते हैं शायद मैं वो ना कर पाऊँ, या मेरे जो शायरी है वो उस मिजाज पर पूरी ना उतरती हो कि जो आजकल सर ये सारा मिजाज पे तो पूरा हर किसी के मिजाज पे उतरना। ये मूवी में आई डोंट थिंक सो। अब इंडिया जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारा सरहद पार जो है ना, वो एक मिजाज और है वहाँ पे। मैंने बताया था हमारे यहाँ पे किताब जब छपती है, बहुत बड़ा एडिशन छपेगा तो 1100, 1200, 1500 का ये एडिशन होता है कि बड़ा अच्छा किताब का एडिशन छप गया जी इतना तादाद में। मेरी रेख्ता ने किताब भी छापी है। अच्छा जी, और वो आखिरी तस्वीर के नाम से यही जो मेरी यहाँ पे एक के नाम से छपी है, उन्होंने आखिरी तस्वीर के नाम से वहाँ छापी है, और वहाँ वो 5000 का एडिशन छापा उन्होंने। और वो जैसे कहते हैं शायद 1-2 माह में बिक गया था। तो शायरी पढ़ने का, शायरों को ट्रीट करने का दोनों तरफ फ़र्क है। आप ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे फनकार भी हैं जो काम करते रहे हैं दोनों तरफ, उनका भी यही कहना है कि वहाँ एक और लेवल। अच्छा, वो स्टेज भी बहुत बड़ा है, प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा है, और मार्केट भी बहुत बड़ी, ऑब्वियसली यहाँ के हिसाब से अगर कंपैरिजन किया जाए। लेकिन क्या ये भी समझा जाए कि अब फिर वही बात, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि उमैर नजमी एक शेर लिख रहे हैं और कमाल लिख रहे हैं, लेकिन यही कोई ऊपर से आए, उमैर एक ये सिचुएशन है, लड़की का दिल टूटा हुआ है, लड़के ने ये करना है, अब लिखो शेर, तुम्हारे पास 2 दिन है। क्या उमैर नजमी फ़ौरन लिख लेंगे या दिल से लिख लेंगे? ये हो चुका है। बाज़ औक़ात आपके पास कुछ ब्रांड्स वाले भी आते हैं कि हमारी ये कैंपेन है, उसके लिए कुछ जिंगल टाइप जैसे होता है, ये लिख दें। कुछ होते हैं कि ये मूवीज़ में ये होता है। मैं नहीं कर पाता, ना कर पाऊँगा मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं वही कहता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। ये तो होता है कि आपको बांध दिया गया ना कि इस कैनवस में, इस मंजर के मुताबिक, इस सिचुएशन में कुछ कहना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कर पाऊँगा। ये भी एक मेरे ख्याल में आर्ट होता होगा जो लोग कर लेते होंगे कि इस सिचुएशन के मुताबिक कुछ कह लूँगा, लेकिन मैं दिल से नहीं कह पाऊँगा, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि मैं ऐसा। लेकिन आप इस तरफ सोचे ज़रूर उमैर भाई, क्योंकि यानी वही बात, कुछ शायरी होती है, जिस तरह गुलजार साहब की शायरी है, वो आज तक वो ज़िंदा रहेगी हमेशा। ऑब्वियसली वो म्यूज़िक के थ्रू हो, गानों के थ्रू हो, वो याद रखी जाती है। तो मेरे ख्याल में प्लेटफॉर्म बड़े हों तो वो अंदाज़, वो आवाज़ें, कोई आपकी आवाज़ पे गाना गाए कोई। जी, मुमकिन है कभी दिल किया तो ऐसा, जैसे मैंने बताया कि ये किसी गाने में नहीं है, लेकिन ये गज़लें दोनों तरफ आपने यहाँ भी काफ़ी चली हैं बगैर किसी साउंड इफ़ेक्ट्स के। तो वही बात है, अगर अल्फाज में असर होता है तो उसको शायद फिर मौसीकी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और अगर कोई मुझे लगेगा कि मैं मौसीकी के कोई गीत टाइप या कोई गज़ल ऐसी कि जो जिसमें बड़ा तरन्नुम हो, जो तरन्नुम से गाई जा सके, वैसा कुछ लिख सकता हूँ अगर। लेकिन वैसे एक शायर के लिए ये भी एक होता है ना सिनेरियो बन जाना। आपका कोई दोस्त आया, उसको हार्ट ब्रेक हो गया, ब्रेकअप हो गया, अच्छा क्या हुआ सही से, तो मैंने अपने दोस्त के हिसाब से शायरी लिख दी, तो सिचुएशन भी शायद वही उसी का नाम है। वही बात है, लेकिन वही बात कि वो कितनी देर बाद आप के अल्फाज आपको लगता है कि आप के अंदाज में कही गई है। वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अक्सर नहीं गुजरी होती हैं, जैसे वो मेरा एक शेर है, इवन ये बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा शायद ना हो, या वो 2-3 इशारे कि तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ। वाह 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 वाह, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पर, मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पर, मेरी हर एक मुसीबत को ज़रब साथ समझ। हाय 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 हाय, कमाल कमाल। अब ये दोनों अशार शायद मैं इस सिचुएशन से नहीं गुजरा कभी, लेकिन किसी को देख कर या खुद को किसी की जगह महसूस करके ये कहे होंगे, लेकिन ये बहुत टाइम लगता है, आपके अंदर ये पकता है एक ख़ास टाइम तक, फिर ये निकलता है। तो इस सिचुएशन में होता है ना 2 दिन में लिख के दो, 2 दिन वाला काम मेरे से नहीं होगा भाई।
मुझे टाइम दो खुला, फिर मैं शायद कर दूँ। लेकिन अगर वो पैसे दें कि यार दो, फिर भी टाइम मेरी पसंद का ही होगा, टाइम मेरी मर्जी का होगा। बस सही है, लेकिन आपकी वो डिमांड नहीं होगी बोतल वाली। इसका जिक्र आप देखिए। अच्छा जी, ये तो हमने बातें वो करनी थी कि जो ज़रूरी भी थी, मेरे लिए भी बड़ी ज़बरदस्त एक एक्सपीरियंस होता है हमेशा उमैर भाई से बात करना, और ये जो अचीवमेंट्स हैं स्पेशली गुस्ताख इश्क हो या दीगर उमैर भाई की शायरी पर हो। अब मैं चाहूँगा कि पॉडकास्ट के अगले हिस्से में सिर्फ आप अपना कलाम सुनाएं और हम सिर्फ आपसे सुने। तो अता हो अपनी उस गज़ल से शुरू करें जो, एक तो ये वायरल वाला जो दौर कब हुआ, सबसे पहले कौन सी वायरल हुई, और फिर ये सिलसिला शुरू करते हैं। पहली कौन सी गज़ल पे आपको पता चला कि उमैर अब नजमी हो गया? सबसे पहले मेरी गज़ल थी जो मैंने 2014 में शायद फेसबुक पे पोस्ट की थी। तब रील्स नहीं होती थी, तब पोस्ट वायरल होती थी। तो वो थी मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है, ये गज़ल थी। वाह वाह वाह, तो ये बहुत प्यारा है ये। मैं चलें इसके दो शेर सुनाता हूँ कि मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है, जितना भी रोशन हो जंगल जंगल है। मैं हूँ तुम हो बेलें पेड़ परिंदे हैं, मैं हूँ तुम हो बेलें पेड़ परिंदे हैं, कितने अरसे बाद मुकम्मल जंगल है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। और मुझ में कोई गोशा भी आबाद नहीं, मुझ में कोई गोशा भी आबाद नहीं, जंगल है सरकार मुसलसल जंगल है। क्या बात। ये गज़ल मैंने जब पोस्ट की उसके बहुत खूब यार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शरद पार की शायर है इमरान प्रताप गढ़ी, वो भी काफ़ी मशहूर है वहाँ पे। उन्होंने ये एक अपने लाइव किसी प्रोग्राम में पढ़ दी, तो वो लोगों ने कट करके उतना हिस्सा जो उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने हालांकि नाम लिया था कि हमारे साथ के मुल्क के एक नए शायर हैं उमैर नजमी, उनकी कलाम है, इतना हिस्सा काट के सिर्फ उनके जो शेर थे वो लगा दी। अब एक शायर जो कुछ पढ़ रहा होता है बगैर किसी के नाम के, वो उसके नाम से चलना शुरू होता है, वो काफ़ी चीज़ें वायरल हो गई। तो मुझे फिर दोस्तों ने जिन्होंने मेरी वॉल पे पढ़ा भी था कि ये गज़ल तो मैंने अपने नाम से लगाई हुई है, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा भाई पूरा क्लिप देखें, उन्होंने मेरा नाम लिया बाकायदा। तो पहले ये वायरल था, फिर इसके कुछ अरसे बाद ही 6-7 माह बाद मैंने ये गज़ल पोस्ट की थी, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा। प्लीज़ अता हो, इसमें निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, नसीरुद्दीन शाह ने अपनी मूवी में इसको पढ़ा है। इसमें वो विजय वर्मा जो हैं वो पढ़ते हैं कि बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बचा है तुझ में जो मेरा हिस्सा निकालना है। वाह। इसके जवाब में वो उस्ताद जो होते हैं वो कहते हैं ऐसा ख्याल पेश करें कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। तो ये दो शायर, कमाल यार, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैफियत क्या थी जब आपने ये शायरी, बड़ी बड़ी गहरी शायरी है ये, और ये कहते हैं ना कि बड़े प्यारे अंदाज में आपने वो, ये जेंजी भी समझ जाएंगे, बड़े भी समझ जाएंगे, 90s वाले भी समझ जाएंगे। ये मैंने एक दो जगह बात भी की है कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ख्याल जो है उसको बहुत बड़े अल्फाज की ज़रूरत भी पड़ती हो, आप बहुत बड़े ख्याल को बहुत आसान अल्फाज में भी बयान कर सकते हैं। बात फिर वही है, अता की ही है कि आपको अगर वो हुनर आ जाए कि आप ऐसे आसान लफ्ज़ों में कोई इतनी डी, जैसे आपके मुताबिक बड़ी गहरी बात उसमें समो सकें, तो शायद ये कोई ऐसा लम्हा था जिसमें ये बात हो गई, तो ये वायरल हुई। इसके बाद फिर इसी दौरान में एक आपका परिंदों से बड़ा ताल्लुक है। जी जी, परिंदे कैद हैं तुम चहचहाहट चाहते हो, तुम्हें तो अच्छा खासा नफ्सियाती मस्त, बहुत प्यारा आपने इस्तेमाल किया। असल में परिंदों का बस मैं एक अजीब मेरा एक ताल्लुक उनसे, मुझे लगता है कि अगर सही मानों में कोई आज़ाद जिसे कहना चाहिए मखलूक कि उनको तो ज़मीन के भी क्या हमने कहा जहाँ उनका दिल करता है उड़ते हैं, खैर उनमें भी बहुत सारी किस्में हैं। मेरे वाकई आपने सही कहा है, बहुत सारे। अच्छा एक शेर और मुझे याद आ गया आपकी सी बात से कि खेल दोनों का चले 3 का दाना आना पड़े। वाह वाह वाह। खेल दोनों का चले 3 का दाना आना पड़े, सीढ़ियाँ आती रहें सांप का खाना आना पड़े। हाय हाय हाय। देख मैं मार परिंदे भी रहें घर भी बने, देख मैं मार परिंदे भी रहें घर भी बने, नक्शा ऐसा हो कोई पेड़ गिराना आना पड़े। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। तो बहुत प्यारा। अब ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। मेरे घर में अगर आप कभी तशरीफ़ लाएं रेंजर खान, आपको दिखाऊं कि मेरे घर की एक दीवार बाकायदा एक दरख्त के साथ टेढ़ी की गई है ताकि दरख्त ना गिराया जाए, वो उसको नक्शे उस मुताबिक कर लिया गया। तो क्योंकि वो परिंदों का घर होता है, तो बस वो परिंदों से एक मेरा लगाव है। तो बिल्कुल परिंदे कैद है तुम चहचहाहट चाहते हो, तुम्हें तो अच्छा खासा नफ्सियाती मसला है और ये परिंद निकालना है। तो परिंदों के ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं, ऐसे ही कहा आपने, बिल्कुल सही नोट किया। ख्याल है ख़ानदान को इतला दे दूं, हाँ, जो कट गया उस शजर का शजरा निकालना है। क्या बात क्या बात। बिछड़ गए
अच्छा, उसके बाद ना बिछड़ गए और पिंजरा के दरमियान में दो चीज़ें वायरल हुई थी। एक तो था जो जिसमें मैंने अपना नाम इस्तेमाल किया था एक मतले में, कि बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो। यस यस। बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, देखा रुका झिझक के कहा तुम उमैर हो। वाह वाह। तो उसके बाद एक और शेर था कि कमरे में सिगरेटों का धुआं और तेरी महक, कमरे में सिगरेटों का धुआं और तेरी महक, जैसे शदीद धुंध में बागों की सैर हो। हाय हाय, ये चीज़ थी। कमाल। फिर ये बिछड़ गए वाला आया दौर, जिसमें ये काफ़ी हिट, मतलब ये बहुत ज़्यादा ख़ासतौर पर शरद पार तो काफ़ी इसको सराहा गया। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। और उसके बाद फिर एक और जो रिसेंट अभी चल रहा है, उसमें 2-3 चीज़ें जो चल रही हैं वो भी अगर आप कहें तो मैं पेश कर देता हूँ। और इस दौरान मैं ये ज़रूर चाहूँगा, फिर ऐसा नहीं हुआ कि नसीरुद्दीन शाह साहब से आपने फ़ोन पर बात करने की ख्वाहिश की हो, या विजय वर्मा से कि मेरे अंदाज में? विजय वर्मा से तो मेरी बात हुई है। अच्छा जी, उन्होंने मुझे क्योंकि थ्रू इंस्टा हमारा वो चल रहा था, सारा जो कम्युनिकेशन थी ना, तो अब वो भी एक मसरूफ़ आदमी है, और जिस वक्त मेरा उनसे रब्ता हुआ वो इस फिल्म की प्रमोशन में मसरूफ़ थे। तो दिन में दिल्ली हैं, रात को लखनऊ है, फिर वो बात करने का ऐसे टाइम नहीं मिल रहा था। हमारा भी ऐसे ही होता है कि मुशायरा में जा रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, तो इंस्टा पे चल रहा था। मुझे एक तस्वीर आती है इंस्टा के DM में कि मेरी उन्होंने ना किताब पकड़ी हुई है और लिखा हुआ है कि बॉट इट टुडे। तो मैंने कहा बड़ी बात है। उन्होंने मुझे बताया भी कि मैंने ख़रीदी है, हालांकि मुझे वो गिफ्ट या जो भी है लोग तो आके दे जाएंगे जो अगर मैं कहूँ तो, लेकिन मैंने जाके ख़रीदी है कि किताब जो होता है लिखने वाला उसको उसका हक है कि उसकी किताब ख़रीदी है। तो ये मेरी तरफ से उनको क्रेडिट जाता है, उनका बड़ापन है। उन्होंने खैर उसकी स्टोरी भी लगाई अपने, वो भी जी, उसको फिर मैंने शेयर भी किया। तो नसीरुद्दीन शाह साहब के मैंने जो विभू पुरी डायरेक्टर इस मूवी के, उनको मैंने कहा था कि नसीरुद्दीन शाह साहब से बात करनी है। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने भी कहा था कि मैं इस शायर से बात करना चाहता हूँ, लेकिन वही बात कि जब भी कभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह बात भी होगी। तो वो हमारे, मुझे याद है वो लाहौर में 2012 में हमारी यूनिवर्सिटी आए थे, वीकेंड हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, और वो एक जश्न का समा था। एक फिल्म एंड टीवी हम BNU में पढ़ रहे थे, और वहाँ पर उनका उस दौर में आ जाना वो एक ऐसा मोमेंट था। तो आई एम श्योर कि जब उनके अंदाज में आपने अपने शायरी सुनी होगी तो बड़ा, बिल्कुल। फैमिली का क्या रिएक्शन था? अम्मा ऑब्वियसली ओवरवेलम, सारा खुशी। अच्छा, सब हमें जब मूवी रिलीज़ वहाँ हुई, क्योंकि कुछ मसाइल हो गए थे तो फिर वो चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे थीं, तो उन्होंने भी मूवी रिलीज़ करते हुए ऐसे तो मुझे प्रमोशन का उतना हिस्सा नहीं बना सके, वो भी मैं भी यहाँ नहीं बता सका। तो कुछ अर्से बाद जब यहाँ पे थ्रू केबल और वो नेटफ्लिक्स के जब वो आई है, तो फिर उसका अचानक से एक वो आया कि यार ये तो शेर हमने सुने हुए हैं पहले, कभी लोगों ने देखा, चाहिए तो उमैर नज़मी के शेर हैं। तो वो फिर एक मुझे मेरे नाम के साथ टैग हो के वो उनको उन्होंने भी खैर फिर बताया कि हमने ड्यू क्रेडिट दिया हुआ है। वो खैर आजकल एंड क्रेडिट्स देखता कोई नहीं है। हाँ, लेकिन ये बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है जनाब। किसी का हो के दोबारा आना आना मेरी तरफ। यार ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ, ये सारा हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, डीजे वो, यस। तो मुझे भी वही लग रहा है कि हम ये सारी बातें कर चुके हैं पहले, लेकिन अच्छा बात ये वो सारा कुछ हो रहा है। और ये वो शायरी है जो हम तकरीबन रोज कहीं ना कहीं सुनने को मिलती है। अच्छा, ये देखें हमारे उस पॉडकास्ट से अब तक डेढ़ साल हो गए शायद, और अब तक ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये किसी का हो के दोबारा आना आना मेरी तरफ, किसी का हो के दोबारा आना आना मेरी तरफ, मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। तो ये शेर भी को बहुत ज़्यादा पढ़ा गया दोनों तरफ। और फिर पंजाबी एक मेरी गज़ल थी जो बहुत अताओ इस दौरान वायरल हुई, वो थी कि ओ तकदा है भुल जांदा है, ओ तकदा है भुल जांदा है, अगला बंदा रुल जांदा है। हाय 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 हाय। ओ तकदा है भुल जांदा है, अगला बंदा रुल जांदा है, सड़क ते ओ टुरदा है एवें, सड़क ते ओ टुरदा है एवें जिवें नहर च फुल जांदा है, ओदा दिल हट्टी दा बूआ, ओदा दिल हट्टी दा बूआ जेड़ा आवे खुल जांदा है। हाय हाय, वाह वाह वाह। और एक शेर है, उससे रिलेट आप भी करेंगे, बल्कि आपकी नज़र करता हूँ कि फेर की होया जे मैं रोया, फेर की होया जे मैं रोया, परया बर्तन डुल जांदा है। वाह 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 वाह, बहुत प्यारे यार, बहुत प्यारे उमैर भाई। अल्लाह ने आपको ना ख़ास एक वो बड़ी बड़ी नेमत है आपके पास, ये अंदाज़, ये अल्फाज, ये आम जिंदगी में और क्यों बंदा रिलेट करता है,
क्योंकि ऐसे लगता है वो हमारे साथ Flashback. हमारी बात ही कर रहा है। Yes. तो ये होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये वाकई अता का मामला है, ये जितना भी शुक्रगुजार इस पर हूँ काम है। और कुछ मैं चाहूंगा अब अगले कुछ 2-3-4 अच्छी मजेदार गजलें सुनाएं, हम यहाँ सुनने को। मैं चाह रहा हूँ कि आपके क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है तो इसके थ्रू कुछ नई चीज़ें जरूर जरूर जो मैंने शायद कहीं अभी तक नहीं पढ़ी। एक तो पहले मतला है, वो सुन लें कि भले फरेब ही खाना पड़े दोबारा मुझे, भले फरेब ही खाना पड़े दोबारा मुझे, मैं फिर से जाऊंगा उसने अगर पुकारा मुझे। वाह, सुन लें मुतल्लिका अफराद नोट कर ले। भले फरेब ही खाना पड़े दोबारा मुझे, मैं फिर से जाऊंगा उसने अगर पुकारा मुझे। अच्छा, एक इसका एंटीथेसिस शेर भी है, वो एक और कैफियत में कि फरेब दे चुके बस अब सफाई मत देना, फरेब दे चुके बस अब सफाई मत देना, और अब के बाद दोबारा दिखाई मत देना। ये मैंने सुना, ये मैंने सुना। वाह, बहुत प्यारा। फरेब दे चुके बस अब सफाई मत देना, और अब के बाद दोबारा दिखाई मत देना, जो कर रहे हो मोहब्बत के नाम पर मेरे साथ, जो कर रहे हो मोहब्बत के नाम पर मेरे साथ, जब अपने साथ हुआ तो दुहाई मत देना। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, बहुत प्यारा। और 2 अशआर और सुन लें। बहुत प्यारा यार। ये डेडिकेटेड टू ऑल द वुमेन अराउंड। अकेली डट के खड़ी है, दलेर हो गई है, अकेली डट के खड़ी है, दलेर हो गई है, हुआ है इश्क तो हिरनी भी शेर हो गई है। क्या बात। अकेली डट के खड़ी है, दलेर हो गई है, हुआ है इश्क तो हिरनी भी शेर हो गई है। और हवस को इश्क समझते हैं लोग उजलत में, हवस को इश्क समझते हैं लोग उजलत में, हमें यह बात समझने में देर हो गई है। क्या बात, बहुत आला, बहुत आला। कुछ शायरी है जो मेरी ज़िंदगी ने बड़ी जिसमें पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं, मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करना चाहूँगा। वो है कुछ मोटिवेशनल शायरी, और वो जो कुछ चीज़ें बदल के रख देती हैं, जो आपका माइंडसेट बदल के रख देती है। जो अगर आप डर रहे हैं, नाकामियों से डर रहे हैं, बस ज़िया मोहिद्दीन साहब ने जो पढ़ी है कि जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, तुम अभी से डरते हो, उस घड़ी की आमद से डरते हो। यानी वो ऐसे कलाम है उमैर भाई के, कुछ मोटिवेशनल पोइट्रीज भी ना आपको बड़ा दलेर कर देती हैं, आपको मोटिवेट। ऐसा ही है बिल्कुल। मैं शेर समझता ही उसको है जो आपके जिस सिचुएशन में या जिस कैफियत में आप बैठे हैं उसको बदल दे। आप उदास हैं तो कोई शेर सुनकर आपके अचानक चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो वो पुरअसर शेर है। तो उसको अगर आप बहुत खुश बैठे हैं और किसी ने हिजर की बात कर दी ऐसी तरीके से कि आप अचानक उस फेज़ में चले गए हैं, कैफियत बदल गई आपकी, तो मैं उसको शेर मानता हूँ जो उसमें तासीर होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि आपकी मौजूदा कैफियत को बदल सकता हूँ। मुझे पहले लगता था, ये भी सुना है जी, मैं बिल्कुल सुनाता हूँ कि चलिए पहले यही सुना देता हूँ। मुझे पहले लगता था ज़ाती मसला है, मुझे पहले लगता था ज़ाती मसला है, मैं फिर समझा मोहब्बत कायनाती मसला है। परिंदे कैद हैं तुम चहचहाहट चाहते हो, परिंदे कैद हैं तुम चहचहाहट चाहते हो, तुम्हें तो अच्छा खासा नफ्सियाती मसला है। और हमारा वस्ल भी था इत्तेफाकी मसला था, हमारा वस्ल भी था इत्तेफाकी मसला था, हमारा हिजर भी है हादसाती मसला है। और हमें पूरा जुनून दरकार है उस पर सुकून भी, हमें पूरा जुनून दरकार है उस पर सुकून भी, हमारी नस्ल में एक जीनियाती मसला। हाय 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 हाय, क्या बात, क्या बात। तो ये 2-3 इशारे से बदल के मैंने कहा चलें। कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां बैठे हैं इस वक्त हज़ारों की तादाद में, क्या सुनाएंगे आप? मैं सुनाऊंगा कि शब बसर करनी है, महफूज ठिकाना है कोई जंगल है यहाँ पास में, सहरा है कोई, वैसे सोचा था मोहब्बत नहीं करनी मैंने, वैसे सोचा था मोहब्बत नहीं करनी मैंने, इसलिए की कि कभी पूछ ही लेता है कोई। आए हाय, वाह वाह वाह, बहुत आला। जानता हूँ कि तुझे साथ तो रखते हैं कई। अब ये देखें, दोनों लोग सुनेंगे इसको और इसका मजा लेंगे, कोई भी रिलेट कर सकता है। जानता हूँ कि तुझे साथ तो रखते हैं कई, पूछना था कि तेरा ध्यान भी रखता है कोई। और दुख मुझे इसका नहीं है कि दुखी है वो शख्स,
दुख तो ये है कि सबब मेरे अलावा है कोई। हाय हाय, क्या बात है उमर भाई। फिर क्यों नहीं रीलें बनेंगी, क्यों नहीं उस पर म्यूजिक लगेगा। तो वाह। ये मेरा नहीं ख्याल कि इसको आप मयार से कह सकते हैं कि नहीं, कोई नहीं, ये हर बात भी वो है कि जो अमूमन लोगों के यहाँ ज़्यादा तजर्बात से गुजरते हैं और सबसे ज़्यादा डिमांड बच्चों की तरफ से या यंगस्टर्स या टीनेजर्स की तरफ से कौन से कलाम की आती है? अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पर जब मैं जाता हूँ ना, तो एक मेरी नज़्म है गैर हाजिर, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, क्योंकि वो शायद उस माहौल में उस वक्त वो रह रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो मैं अगर हमने ना सुना सुनाऊँ। है। मैं अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का दौर याद करूँगा। हाँ, आप पहुँच जाएंगे अगर आप हम पहुँचे, हमें और कहाँ पहुँचाना है आप? नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि आप पीछे ही जाएं। आगे आगे जाने से रोक रहे हैं आपको। अच्छा, आज जब ये क्लोजिंग होगी तो मैं 1995 में बैठा हूँगा जनाब। तो अच्छा, पहले थोड़ा सा उसका मैं सिनेरियो बता दूं, क्योंकि अमूमन लोग कहते हैं कि ये क्या है, तो उसका थोड़ा सा एक मंजर मैंने बनाया है क्लासरूम का। एक उस्ताद है जो हाज़िरी लगा रहा है, कुछ तालिब इल्म हैं जो हाज़िरी लगवा रहे हैं, जैसे अमूमन हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज में होता था, और एक मेरे जैसा, आप जैसा हमारे बैठा हुआ है जैसा। साइड पे, जिसको अपने ख्यालात आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें चलेंगी एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस की तरह, मतलब कॉन्शियसनेस की तरह। आपको एक आएगा कि अच्छा ये कहाँ से बात आ गई है, कहाँ से, तो उम्मीद है जो सुनने वाले हैं वो भी रिलेट करेंगे। गैर हाजिर उसका उन्वान है। हाज़िरी लगने वाली है, खामोश और तवज्जो करें। एक, जी सर। उधर दाईं दीवार की खिड़कियों से परे पेड़ हैं, कुछ हरे पेड़ हैं जिनके पत्ते लगातार झड़ते चले जा रहे हैं। परिंदे भी हैं पेड़ों पर, उनके पर। 5, हाजिर जनाब, उनके पर सुरमई रंग से मिलता जुलता कोई रंग है। 7, जी, घोंसला एक है। घोंसला एक है, यानी सारे परिंदे इधर के नहीं, कुछ चले जाएंगे। और ये तीसरे पेड़ पर क्या लिखा है, नया है, निकल कर पढ़ूंगा मैं। 10, जी मैं हूँ, बिल्कुल ऐसे किसी ने कहा था मुझे 10 बरस कबल। 13 मई 2008, मंगल था और शाम 6 या सवा 6, मेरे घर की छत। मैंने दीवार की इस तरफ से कहा था कोई है, तभी बिल्कुल ऐसे किसी ने कहा था उधर से कि जी हाँ मैं हूँ। 15, यस सर प्रेजेंट, यस सर प्रेजेंट हाल। अब वो आवाज़ जाने कहाँ जा चुकी। 10 बरस हो गए पूछते पूछते, कोई है, और आगे से बस खामोशी। जी मैं हूँ वाली आवाज़ तो जा चुकी है। 18, कहाँ होगी अब, रोल नंबर 18, अरे ये तो मैं, सॉरी सर। तुम कहाँ खोए रहते हो, पागल हो क्या? सर वो आवाज़ तो जा चुकी। क्या कहा? जा चुकी। चुप, नहीं सर सुने। जब से वो जा चुकी, मैं जहाँ भी हूँ होकर भी होता नहीं, जैसे अब भी यहाँ तो नहीं हूँ, बज़ाहिर हूँ सर, आप समझे नहीं, और कुछ भी बताने से कासिर हूँ सर, आप लिख दीजिए, गैर हाजिर हूँ सर। कमाल यार, कमाल मंजर कशी आपने, क्या कहाँ से कहाँ। तो ये यूनिवर्सिटीज़ में जब भी जाता हूँ तो ये, मतलब मैं अभी बैठता हूँ जाके तो शुरू हो जाते हैं रोल नंबर 18, रोल नंबर 18, तो वो फिर ये काफ़ी ज़्यादा इसकी होती है फरमाइश। अच्छा, मैं आपको 4 सिचुएशंस, 4 अल्फाज कहूँगा और आपने उस पे सबसे पहले तो मोहब्बत पे कोई आपका कलाम, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत, दोस्ती, बेवफाई, और फिर मैं आपको बता मोहब्बत। मोहब्बत किसी का हो के दोबारा आना मेरी तरफ, मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। मोहब्बत पे ये आ गया, बल्कि मुझे पहले लगता था ज़ाती मसला है, मैं फिर समझा मोहब्बत कायनाती मसला है। मोहब्बत के तो बहुत सारे शेर हैं। अच्छा, बेवफाई। अना वफ़ा से ज़्यादा है उसमें, रूठ के देख। अना वफ़ा से ज़्यादा है उसमें, रूठ के देख, किसी का हाथ पकड़ लेगा तेरे पैर नहीं। क्या बात है, क्या बात। अच्छा जी, दोस्ती। दोस्त घर आए प्यास जमा किए, दोस्त घर आए प्यास जमा किए, मैंने फ़ौरन गिलास जमा किए। उसने चीज़ें समेटी जाते वक्त, उसने चीज़ें समेटी जाते वक्त, मैंने अपने हवास जमा किए। फूल सूखे तो मैंने कमरे में उसके पहने लिबास जमा किए। हाय हाय हाय, क्या बात। अच्छा, आखिर में मैं चाहूँगा, क्योंकि सिंस आपके फॉलोअर्स माशाल्लाह हर एज ग्रुप के हैं, तो यंगस्टर्स जो एक नाउमीदी, और चाहे वो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके, या जॉब नहीं मिल रही, या कहीं से ब्रेकअप हो गया, ज़िंदगी में टेंशन चल रही है, मोटिवेशन कैसे देंगे उमैर नजमी भाई? मोटिवेशन, अच्छा मैंने एक शेर कहा था इस मौजू पर, लेकिन उसमें पता नहीं लोग रिलेट कर पाते हैं कि जैसे मैंने कहना चाहा था। मतलब है कि चाहता हूँ कि नज़र नूर से मानूस ना हो,
चाहता हूँ कि नज़र नूर से मानूस ना हो, रोशनी हो मगर इतनी हो कि महसूस ना हो। चाहता हूँ कि नज़र नूर से मानूस ना हो, रोशनी हो मगर इतनी हो कि महसूस ना हो। अब ये वो शेर जो मोटिवेशनल मैं समझता हूँ क्या है। ज़िंदगी लंबी तो हो सकती है बेअंत नहीं, ज़िंदगी लंबी तो हो सकती है बेअंत नहीं, खुदकुशी की भी सहूलत है तू मायूस ना हो। वाह। अब ये मुझे मैंने एक उस्ताद को सुनाया तो उन्होंने कहा कि यार तुमने खुदकुशी के कैसे पॉजिटिव मानों में कि उसको एज अ लास्ट रिजॉर्ट लेकर, लेकिन उम्मीद रखो कि हम कुछ ना कुछ तो कर लेंगे वरना ये तो है ही। तो वो ये था, और इसमें था कि अब ये जर्दी भी भुगतना तो पड़ेगी कुछ दिन, अब ये जर्दी भी भुगतना तो पड़ेगी कुछ दिन, मैं ना कहता था हरे रंग में मलबूस ना हो। वाह 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 वाह, उमेर भाई कमाल, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। जियो पॉडकास्ट की ये एपिसोड बड़ी यादगार और मुझे यादगार है, जो सुन रहे होंगे, जो देख रहे होंगे, और बहुत सी ऐसी बातें भी हुई जो शायद इससे पहले आपने जी कहीं बिल्कुल, नहीं की थी। एआई वाली बात, हाँ, जो मूवी वाली बात, ये सारी yes, बातें नहीं थी मेरे लिए, और अच्छा, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपने पूरा होमवर्क किया। होमवर्क किया हुआ था, और हमें तो हम सोच रहे थे कि ये तो बात होनी ही है, क्योंकि हमें वैसे ही उमेर भाई की शायरी से बड़ा लगाव है, बड़ा प्यार है। तो बहुत शुक्रिया उमेर भाई, आप आए, और जो आप कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म में और वो एक फरहान अख्तर की वो जी जी पोएम होती है ना, जी जी, जावेद अख्तर साहब की थी, पढ़ते यस वो हैं। यस, उस टाइप का आपने कुछ लिखना है। मुझे यकीन है आप बड़ा अच्छा नौजवानों को मोटिवेट कर सकते अच्छा हैं। चलें जी, आपका मशवरा मेरे पास अमानत आ गया है। और कोई सिचुएशन नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है। वो कहते नहीं आपकी राय का मैं एहतराम है, लेकिन हम इसको बसाद एहतराम रद्द करते हैं। शुक्र है मुस्तरद नहीं करते। तो जियो पॉडकास्ट की ये एपिसोड उमेर भाई के साथ देखिए, और उमेर भाई कमाल कर रहे हैं, इनकी शायरी, इनका अंदाज़, हम भी बड़े फ़ैन हैं, यकीनन जो आप लोग देख रहे हैं वो भी बहुत बड़े फ़ैन हैं। और ऐसे ही काम करते रहें, कमाल करते रहें, और अपनी अल्फाज से, अपनी शायरी से हमें एंटरटेन करते रहें, हमें खुश करते रहें। जियो पॉडकास्ट की अगली एपिसोड में किसी और से आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।